हे गाइस, आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हर्षद अली। उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती यानी सुपर टेट परीक्षा की तैयारी में पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग आपसे करंट अफेयर्स के 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी क्रम में जिसमें आज हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर आधारित करंट अफेयर्स का चौथा भाग डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले 3 पार्ट्स किए हैं और बाकी विषयों की अलग अलग जो क्लासेस आई हैं उनकी प्लेलिस्ट हमने अपडेट कर दी है, चैनल पर आप देख सकते हैं। और इनके नोट्स सुपर टेट परीक्षा के वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, उसमें अपलोड कर दिए, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और इस सेशन को लाइक कीजिए। इसमें हम डिस्कस करेंगे फरवरी 2022, जनवरी 2022 और दिसंबर 2021 के इम्पॉर्टेंट करंट इवेंट्स को। आज का पहला ही प्रश्न बेहद बेहद इम्पॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए इस प्रश्न को। बाकी विषयों की आप चिंता कर रहे हैं, अभी मैथ्स और साइंस के बारे में लिखते हैं, उनकी क्लासेस भी शुरू कर देंगे। आज आपके लिए ज्योग्राफी की दूसरी क्लास आएगी जिसमें हम पर्वतों को डिस्कस कर रहे होंगे, और भारत की गवर्नर जनरल की इतिहास की क्लास आएगी। डेली कोशिश रहेगी कि 2 से 3 क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाए एटलीस्ट। तो इन क्लासेस पर अपना रेस्पॉन्स, अपना सपोर्ट बना करके रखिएगा। आप लोग परीक्षा आने तक आपके ये सिलेबस कंप्लीट हो चुके होंगे। ठीक है, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। वीडियो को कर दीजिए लाइक। 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ पर 11वीं सदी के संत और समाज सुधारक रहे रामानुजाचार्य की 216 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे? इसी महीने का करंट अफेयर्स कल के लिए है ये। यानी 5 फरवरी को प्रधानमंत्री इस प्रतिमा का अनावरण करेंगे और कहाँ पर करेंगे आपको ये बताना है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न भी ऐड कर लीजिए इसमें। जो ये रामानुजाचार्य की ये प्रतिमा है, इसी को जो है समानता की प्रतिमूर्ति, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के नाम से भी जाना जाएगा, या इसी प्रतिमा को समानता की मूर्ति के नाम से भी जाना जाता है, सिंपल। और रामानुजाचार्य जो है ये वैष्णव संत हुए थे, तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। आज का दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न, मार्क कर लीजिए इसको। जनवरी 2022 में असम सरकार ने किसी राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव प्रदान किए जाने की घोषणा की है? अब इसको भी आप याद रखेंगे कि जो असम सरकार है इसने असम का, इस राज्य का एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड घोषित किया है जिसको असम वैभव कहा जाता है। 2 दिसंबर 2021 को असम सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई थी असम दिवस के अवसर पर कि असम वैभव पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो स्थापना इस पुरस्कार की कब की गई? वर्ष 2021 में। पहली बार कब दिया गया है? इस वर्ष दिया गया है 2022 में। और इसके प्रथम प्राप्तकर्ता, फर्स्ट रेसिपिएंट है रतन टाटा। तो याद रखिए पुरस्कार पहली बार दिया गया है तो रतन टाटा को मिला है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा के लिए। ठीक है, असम वैभव किसको दिया गया है? वर्ष 2022 में प्रथम असम वैभव पुरस्कार रतन टाटा को मिला है। प्रश्न अगला देखेंगे। 25 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार के द्वारा पद्म पुरस्कारों की भी घोषणा हुई। इनसे संबंधित कुछ कथन है, इन पर विचार कीजिए। पहला ही स्टेटमेंट पढ़ेंगे। इस साल जो है 4 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। ये बात बिल्कुल ठीक है। 2022 में 4 पद्म विभूषण, 4 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया जाएगा, 17 व्यक्तियों को पद्म भूषण दिया जाएगा और 107 को पद्म श्री दिया जाएगा। ये भी ऐड कर लेंगे। ये नंबर्स पे डायरेक्टली प्रश्न पूछ सकता है। तो पद्म विभूषण 2022 में पीवी मतलब पद्म विभूषण 4 व्यक्तियों को, पीवी मतलब पद्म भूषण 17 व्यक्तियों को, और अगर आपसे पूछे कि पद्म श्री तो 107 व्यक्तियों को दिया जाएगा। तो पहला तो ठीक हो जाता है इस हिसाब से। जनरल विपिन रावत को पोस्टथोमसली यानी मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 2 बात कर रहा है, इसमें जो 4 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिए जाने की बात की जा रही है उसमें से एक जनरल विपिन रावत भी हैं, तो इसका ये दूसरा भी ठीक हो जाएगा। और इसमें इन 4 व्यक्तियों में जो 4 व्यक्ति हैं इन पद्म विभूषण वाले, इनको ज़रूर आप याद रखिएगा। एक है प्रभा आत्रे, कला के क्षेत्र में है, महाराष्ट्र से हैं ये। राधेश्याम खेमका है, साहित्य के क्षेत्र से, उत्तर प्रदेश से हैं, इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। तीसरे ये अपने जनरल विपिन रावत हैं, ठीक है, और मरणोपरांत इनको दिया जाएगा। और कल्याण सिंह है, इनको, ये भी उत्तर प्रदेश के हैं, इनको भी मरणोपरांत ही दिया जाएगा। तो ये 4 व्यक्तियों को जरूर याद रखना है हमें। पंजाब की प्रसिद्ध लोक गायिका है गुरमीत बवा, इनको मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। तीनों स्टेटमेंट ठीक हुए। इसके अलावा एथलीट देवेंद्र झांझरिया है, इनको पद्म भूषण सम्मान के लिए चुने जाने वाले देश के पहले पैरालंपिक खिलाड़ी हैं। चारों स्टेटमेंट ठीक है आपके ये उपर्युक्त सभी। अभी आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी डिफरेंट लग रही होगी, मुझे भी थोड़ा वायरल हुआ है जिसकी वजह से गले में भी मुझे प्रॉब्लम्स हो रही है, लेकिन फिर भी क्लासेस आपके लिए आना ज़रूरी है।
आवाज़ से क्या ही फ़र्क पड़ेगा, कंटेंट को आप जो है बस ध्यान में रखिए। प्रश्न अगला देखिए, 24 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 प्रदान किए गए। इनसे संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। और इस वर्ष जो है देश भर के 29 बच्चों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये बात सही है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में इस साल देश भर के 29 जो बच्चे हैं इनको सम्मानित किया गया है। और इस सम्मान में जो राशि दी जाती है, विजेताओं को 1 लाख रुपए का जो है नकद पुरस्कार इसमें दिया जाता है। और ये जो है अगर हम बात करें, सरकार नवाचार, सामाजिक सेवा, शैक्षिक, खेल, कला, संस्कृति, वीरता, इन श्रेणियों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कार देती है। तो ये बात ठीक है, तीनों स्टेटमेंट सही हुए। आंसर करेंगे ऑप्शन डी, ये इसका सही आंसर होगा। प्रश्न अगला देखिए, 23 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार के द्वारा किसी व्यक्तिगत श्रेणी में आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया। ये पुरस्कार 2 कैटेगरीज में दिए जाते हैं, एक तो व्यक्तिगत श्रेणी में यानी किसी पर्सन को, और एक दूसरा जो है संस्थागत श्रेणी में यानी किसी संस्थान को। तो अगर हम बात करें सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 की, व्यक्तिगत श्रेणी में प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया है। और अगर हम बात करें किसी संस्थान की, तो वो गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को दिया गया है। दोनों याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। दिसंबर 2021 को किसी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सुशीला देवी पुरस्कार 2021 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। इस प्रश्न का आंसर होगा अनुकृति उपाध्याय। ये वाले पीडीएफ्स भी आपको करंट अफेयर्स के अपलोड कर देंगे टेलीग्राम में, वहां से आप ले लीजिएगा इनको। इनका एक उपन्यास है जिसके लिए पुरस्कार इनको दिया गया है, किसुंगी। ठीक है, किसुंगी नामक उपन्यास के लिए सुशीला देवी पुरस्कार 2021 वाला अनुकृति उपाध्याय को दिया गया है। आज के प्रश्न सारे इंपॉर्टेंट है भाई। 16 जनवरी 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने कोविड-19 टीकाकरण अभियान के 1 वर्ष पूरा होने पर एक डाक टिकट जारी किया है। भारत में टीकाकरण अभियान कब शुरू किया गया था? तो ये किया गया था 16 जनवरी 2021 को शुरू। कोविड के लिए जो टीकाकरण अभियान था 16 जनवरी 2021 को शुरू किया गया था। प्रश्न अगला देखेंगे, 13 जनवरी 2022 को दक्षिण अफ्रीका के द्वारा प्रेक्षित प्रथम स्वदेशी उपग्रह यानी साउथ अफ्रीका ने अपना पहला खुद का सैटेलाइट जो बनाया है वो कौन सा है? इसका नाम याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है। MDSat-1 है ये, ऑप्शन ए ठीक आंसर है इसका। इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपसे, तो मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस MDA और सेट फॉर सैटेलाइट। ठीक है, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस सैटेलाइट MDSat-1। प्रश्न अगला, जनवरी 2022 में किस देश की सरकार ने कृत्रिम चंद्रमा अनुसंधान सुविधा केंद्र का निर्माण किया? इसका आंसर आप याद रखिएगा, ये चाइना ने किया है। प्रश्न अगला, दिसंबर 2021 में नासा के किस मिशन ने सौर वायुमंडल में सफलतापूर्वक प्रवेश किया है? तो जो सूर्य का वायुमंडल है, जो सन का एटमॉस्फेयर है, उसमें नासा का जो पार्कर सोलर प्रोब है उसने प्रवेश किया है, ऑप्शन ए। अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पर मेरी स्पेशल क्लासेस होती हैं, लाइव क्लासेस होती हैं, इनको ज्वाइन कर सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाए। और अनअकैडमी पर आपके लिए UPPSC की एक टेस्ट सीरीज़ चल रही है। ये PCS की टेस्ट सीरीज़ आपके लिए GS पेपर 1 की है, जो फ्री टेस्ट सीरीज़ है, जो आपकी परीक्षा जून में होने वाली है। ठीक है, इसमें आप रैंक 1, रैंक 2, 3 लेकर के आते हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलती है। इसमें फ्री पढ़ने को मिलता है, PCS की तैयारी आपको करने के लिए, जिसमें आप अनअकैडमी के जो बैच कोर्सेज हैं इनको फ्री में पढ़ सकते हैं। जैसे आपका UP कांस्टेबल का बैच है, इसमें मेरी ये प्लस कोर्स है, तो प्लस क्लासेस चल रही है, ये आपको फ्री अवेल कर सकते हैं। लेखपाल का बैच है, इसको फ्री अवेल कर सकते हैं। उस UP PCS की टेस्ट सीरीज़ के थ्रू ये डायरेक्टली आप प्लस में भी जा सकते हैं। डायरेक्टली आपको पढ़ना है तो प्लस में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए अलग अलग सब्सक्रिप्शंस हैं। तो अपर PCS, लोअर RO, UPSI, PET, लेखपाल, BE और ऑप्शनल, ये सारे कोर्सेज़ की एक साथ तैयारी कर सकते हैं आप सिंगल सब्सक्रिप्शन पर भी, जिसमें आपके शामिल है 24, 12, 6 मंथ, 3 मंथ, जो भी आपको सूटेबल लगता है। अगर आप PCS की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है ये 12 मंथ का सिलेबस है कंप्लीट, आपको इसमें प्री, मेंस, ऑप्शनल तीनों शामिल करके पढ़ाया जा रहा है। तो इसमें आप इस सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं, जिसमें आप अगर मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे IALI10 तो आपको इस पर 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। साथ ही आप ज़्यादा जानकारी के लिए PCS की तैयारी के लिए तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। प्रश्न अगला देखें, एक एक प्रश्न आज का बहुत सिलेक्टेड है।
25 जनवरी 2022 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 जारी किया गया। इससे संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। ये है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 वाली, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है एक सूचकांक पर। हम अभी आपको मिक्सड क्वेश्चंस करवा रहे हैं करंट अफेयर्स के। कुछ हमने आपको अभी पीछे जो है कैटेगरी वाइज भी करवाए थे, उस कैटेगरी वाइज सीरीज़ को भी हम शुरू करेंगे, ठीक है। जो उसके पार्ट्स किए थे हमने आपको प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, वो आप देख सकते हैं उनको। अभी मिक्सअप कराएंगे, फिर हम इनको सेपरेट भी करेंगे कैटेगरी वाइज, फिर से इनको एक्सप्लोर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो डबल आपका रिवीजन इससे हो जाएगा। इस सूचकांक में कुल मिलाकर के 180 देशों को ये रैंकिंग प्रदान की गई है। बिल्कुल ठीक बात है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सूचकांक में सबसे ऊपर डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड कंबाइंडली शीर्ष स्थान पर रहे एक साथ, ठीक है। और इसमें भारत को 85वां स्थान इसमें बोल रहा है। शुरुआत के दोनों स्टेटमेंट तो ठीक होते हैं, अगर हम तीसरे की बात करें तो इसमें भारत की जो रैंकिंग 85 बताई गई है, बिल्कुल ठीक है। इस सूचकांक में भारत और मालदीव भी संयुक्त रूप से 85वें स्थान पर है। तो ये तीनों स्टेटमेंट ठीक होते हैं इस हिसाब से। आपसे पूछेगा इसमें, अगर ये पूछ सकता है कि सबसे निचले स्थान पर 180वें स्थान पर कौन था, तो याद रखिएगा ये साउथ सूडान देश है, ठीक है। साउथ सूडान देश है जो कि 180वें स्थान पर है, यानी सबसे भ्रष्ट देश है दुनिया का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला इंपॉर्टेंट इंडेक्स देखिए, दिसंबर 2021 में अमेरिकी थिंक टैंक है कैटो इंस्टीट्यूट और कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा कंबाइंडली एक मानव स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया है। इनमें से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इस सूचकांक में कुल मिलाकर के 165 देशों को शामिल किया गया है, ये बात सही है। और इसमें अगर हम प्रथम स्थान पर देखें तो इसमें स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान मिला है, ये बात ठीक है। और इसमें भारत को 119वां स्थान दिया गया है। आपको कुल मिलाकर शीर्ष स्थान याद रखना है और भारत का रैंक याद रखना है किसी भी इंडेक्स में। तो ये है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही, बिल्कुल। प्रश्न अगला बेहद इंपॉर्टेंट। 20 जनवरी 2022 को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने रियासी जिले में स्थित किसी गांव को केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव घोषित किया है। दूध गांव घोषित होने के बाद में यहाँ पर एकीकृत जो डेयरी विकास योजना है, इसके तहत यहाँ पर डेयरी फार्म्स वगैरह खोले जाएंगे, मंजूरी मिली है। तो यहाँ पर जो है डेयरी इकाइयाँ यूनिट्स बहुत सारी लगाई जाएंगी और इसके लिए वित्तीय सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी। तो ये जगह कौन सी है, इसको करेंगे जेरी, ठीक है। ये जगह है जेरी, ऑप्शन ए। प्रश्न अगला देखिए, 15 से 23 जनवरी के बीच में 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। इससे एशियाई फिल्म प्रतियोगिता खंड में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया? इसका आंसर होगा कुंजगल। प्रश्न अगला मार्क कर लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, की शुरुआत किस देश के द्वारा की गई थी? और ये गौरव सिर्फ हमारे देश को प्राप्त है, ऑप्शन बी भारत, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। इसके प्लॉट में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का जो मुख्यालय है वो भारत में ही स्थित है, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका भारत में है, कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। तो ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति रहे फ्रांसवा ओलांद के द्वारा 2015 में इसको जो है इस संगठन को बनाने की घोषणा की गई थी। इसका आंसर भी होगा। एक प्रश्न रिपोर्ट से ले लेते हैं अपनी, जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट है। तो 13 जनवरी 2022 को केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 17वीं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी की। संबंधित कथन आपको दिए गए हैं, बताइए कौन से ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल जो वन और वृक्ष आवरण है, ट्री और फॉरेस्ट कवर है 8,09,537 वर्ग किलोमीटर, जो कि देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% होता है। ये बात बिल्कुल सही है। मैंने एक करंट अफेयर्स की स्पेशली आपको ये रिपोर्ट पढ़ाई थी, उसमें ये 24.62% है। और अगर इसको इक्वल करेंगे हम तो कितने के इक्वल है? 8,09,537 वर्ग किलोमीटर। देश में कुल वनावरण कितना है? 7,13,789 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% है। ये बात भी ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सर्वाधिक वनावरण फॉरेस्ट कवर वाला राज्य मध्य प्रदेश है। ये तीनों बात ठीक है। मैंने आपको सारे प्रश्न इसके पढ़ाए थे, तो तीनों स्टेटमेंट ठीक होते हैं इसके। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न पुस्तक पर आधारित है। एक किताब है जिसका नाम है ममता बियॉन्ड 2021। इसके लेखक बताने हैं।
इस किताब के लेखक है जयंत घोषाल। ये किताब हमने पहले भी डिस्कस की थी एक बार। किताब अगली देखेंगे, पुस्तक द पीपल्स लीडर। इसके लेखक कौन है? ये है विवेकानंद झा, ऑप्शन सी। मार्क कर लीजिए इस प्रश्न को। दिसंबर 2021 में किस राज्य के द्वारा जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव घोषित किया गया है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो ये जो है पंजाब राज्य के द्वारा जो जगन्नाथ रथ यात्रा थी उसको राज्य उत्सव घोषित किया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा इसका बिल्कुल। प्रश्न अगला देखिए, 17 जनवरी 2022 को किस राज्य की सरकार ने चिंतामणि पद्य नाटकम पर बैन लगाया है? तो यहाँ पर अगर हम देखें, आंध्र प्रदेश की सरकार ने ऐसा किया है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। इस नाटक का जो मंचन किया जाता है लगभग 100 वर्षों से किया जा रहा है। इस नाटक में कुछ प्रसिद्ध तेलुगु नाटक है ये, और इसमें कुछ संवाद और चरित्र ऐसे पेश किए गए हैं जिन पर आपत्ति की गई है कुछ विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा, इसलिए उसको बैन किया गया है। इस नाटक को लिखा गया है, चिंतामणि पद नाटकम जो है ये 1920 में लिखा गया था। कल्लाकुरी नारायण राव के द्वारा इसको लिखा गया था। ये प्रश्न भी पूछ सकता है, इसको मार्क कीजिए। अगले प्रश्न को, जनवरी 2022 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर 2021 के लिए किस शब्द को चुना है? इसमें जो शब्द चुना गया है ये एंग्जाइटी, ऑप्शन ए। इसका मतलब होता है चिंता। प्रश्न अगला, उत्तर प्रदेश के करंट से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान उत्तर प्रदेश में 350 इलेक्ट्रिक बसों का वित्त पोषण करेगा? तो इसको याद रखिए, ये है आंसर होगा इसका होगा पीएफसी। आंसर होगा पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने जो है उत्तर प्रदेश के 2 शहरों में 350 इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती के लिए जो है एक तरीके से ये काम कर रहा है। प्रश्न अगला इंपॉर्टेंट है, दिसंबर 2021 में एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने असम में कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की मदद के लिए कितनी धनराशि का ऋण प्रदान किया है, मंजूरी दी है? 112 मिलियन डॉलर, ऑप्शन ए। प्रश्न अगला, हाल ही में दिसंबर 2021 में गोरखपुर में अनुराग ठाकुर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निम्न में से किसका उद्घाटन किया था? तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के करंट में आएगा ये भी। दूरदर्शन का ग्राउंड सब सेंटर, ऑप्शन ए। प्रश्न अगले पर आइए, भारत ने हाल ही में नवंबर 2021 में संस्थापित जो बिजली क्षमता है उसमें 40% गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोत का लक्ष्य हासिल किया है। तदनुसार अब संस्थापित गैर जीवाश्म ईंधन पर आधारित विद्युत क्षमता अब कुल कितनी हो गई है भारत की? भारत 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन से 500 गीगावाट बिजली बनाने की क्षमता के लिए अग्रसर है। ये लक्ष्य है 500 गीगावाट का। अभी वर्तमान में कितनी हुई है? 156 गीगावाट। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किस संस्थान को हाल ही में इंडी नामक प्रोजेक्ट का उत्तरदायित्व सौंपा गया है? इसका आंसर होगा केंद्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान, ऑप्शन ए। प्रश्न अगला, वर्ष 2022 में ABU रोबोकॉन 2022 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। प्रश्न अगला देखिए, दिसंबर 2021 में किस राज्य ने मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है? अच्छा प्रश्न है, आ सकता है परीक्षा में ये भी। उड़ीसा में ऐसा किया गया है, ऑप्शन ए। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उन्होंने दुर्गम और पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की है। प्रश्न अगला, डिजिटल प्लेटफॉर्म लोकपाल ऑनलाइन किस अधिनियम के अंतर्गत सरकारी सेवकों के विरुद्ध शिकायतों के प्रबंधन के लिए एंड टू एंड डिजिटल समाधान है? इसका आंसर होगा लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम 2013। सी आंसर सही है। प्रश्न अगला, हाल ही में नदी उत्सव 2021 का आयोजन किया गया था, कब से कब? इसका आंसर होगा 17 से 23 दिसंबर के बीच में। इसको मार्क कर लीजिए, दिसंबर 2021 में तमिलनाडु सरकार ने तमिल थाई वजथू को राज्य गीत घोषित किया है। इस गीत को गाने की अवधि क्या है? तो इसका आंसर आपको करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 55 सेकेंड। इसको गाने की अवधि तय की गई है। प्रश्न अगला देखें, दिसंबर 2021 में फिलीपींस देश में आए किस तूफान यानी टाइफून ने जो है किस क्षेत्र को प्रभावित किया है? तो ये क्षेत्र है राय, ऑप्शन ए। प्रश्न अगला देखिए, नवंबर 2021 में पहला अहरबल महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया था? ये है कुलगाम
ठीक है। कुलगाम कहाँ? जम्मू कश्मीर में। प्रश्न अगला इंपॉर्टेंट है। 23 नवंबर 2021 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत गौरव ट्रेन शुरू करने की घोषणा की। ट्रेन किसके लिए चलाई जाएगी? ये ट्रेन स्पेशली पर्यटकों के लिए है, टूरिस्टों के लिए है ये। आज का अंतिम प्रश्न करते हैं। नवंबर 2021 को शब्दकोश है जो डिक्शनरी है, मरियम वेस्टर नाम की एक ये डिक्शनरी है, इसने किस शब्द को 2021 का शब्द चुना है? ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो ये शब्द रहा इसके लिए वैक्सीन शब्द, ठीक है। इससे पिछली बार पैंडेमिक शब्द को चुना गया था, इस बार वैक्सीन को, तो ये याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका करंट अफेयर्स का आज का सेक्शन। इसके बाद आपको एक ज्योग्राफी का क्लास रहेगा और हिस्ट्री का क्लास रहेगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा।